कहानी की शुरुआत होती है और हम डीडेक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ अभी गाड़ी ठीक कर रहा है। तभी यहाँ का रेडियो बजने लगता है। रेडियो पर खबर आ रही होती है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया में इमरजेंसी आ चुकी है। तभी यहाँ का मैकेनिक आकर के रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। अगर इतना सब कुछ होने वाला है मतलब यहाँ पर एलियंस आने वाले हैं। तभी हम एल्बा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेवल करके जा रही है अपने पिता से मिलने के लिए, जिसका नाम है दारा। जैसे ही वो अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है वो अपना फोन निकाल करके सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। उसके पिता अभी एक गुफा के अंदर रह रहे हैं। जब वो गुफा के अंदर दाखिल होती है तब वो देखती है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। तभी उसके सामने उसके पिता आते हैं। एल्बा पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताता है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। धीरे धीरे करके यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, यानी कि यहाँ की प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए अब प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी। एल्बा फोन को बाहर निकालती है और कहती है कि और आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो सारी चीजें बताने लगता है कि अब तक उसने क्या रिसर्च किया है। बात करने के बाद एल्बा आती है शहर में। तब उसकी मुलाकात होती है डीडेक से। एल्बा डीडेक की इंग्लिश टीचर है। यहीं पर डीडेक की माँ है जिसका नाम है ट्रेनी। एल्बा बहुत तारीफ करती है डीडेक की और बताती है कि एक बहुत ही बढ़िया लिसनर है, जल्दी वो अंग्रेजी सीख जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आकर के बुली करने लगते हैं डीडेक को। ट्रेनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उन्हें भगाने लगती है। मगर भागते समय वो लड़के कह करके जाते हैं कि हम दोबारा वापस आएंगे डीडेक से बदला लेने के लिए। तब एल्बा आ जाती है अपने घर वापस आते ही वो देखती है कि दारा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने सारे रिसर्च पेपर्स को बैग में रख लिया है। तब दारा कहता है कि मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना। एल्बा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दारा नहीं मानता और निकल जाता है यहाँ से। तब एल्बा भी आने लगती है शहर की तरफ। तभी हम डीडेक को देखते हैं जिन्हें उन बच्चों ने पकड़ लिया है। वो उसे उठाते हैं और लेक में फेंकने लगते हैं। एल्बा इस चीज को देख लेती है। वो अपनी गाड़ी रोकती है और दौड़ करके जाने लगती है उन्हें रोकने के लिए, मगर वो शैतान बच्चे डीडेक को पानी में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। तब एल्बा भी पानी में कूद जाती है ताकि वो डीडेक को बचा सके। धीरे धीरे डीडेक डूबते जा रहा है। एल्बा भी नीचे जाने लगती है। तभी एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है जिसे लोग रेड स्टॉर्म कहते हैं। इस बिजली के झटके पानी में भी महसूस होते हैं, मगर एल्बा और डीडेक पानी में बहुत नीचे हैं, इसीलिए इन पर कोई भी असर नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एल्बा डीडेक को लेकर के आती है ऊपर। तब वो देखती है कि यहाँ का पूरा माहौल बदल चुका है। इस तूफान ने लगभग सारी चीजों को समाप्त कर दिया है। एल्बा होश में लाती है डीडेक को। ये लोग देखते हैं कि अभी भी बिजलियां कड़क रही हैं। आगे बढ़ने लगते हैं लोग शहर की तरफ। अंदर आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। सारे के सारे इंसान मर चुके हैं, सारे के सारे घर भी नष्ट हो गए हैं। डीडेक अपनी माँ को ढूंढना चाहता है। वो भागते हुए जाता है अपने घर के पास। तब वो देखता है कि उसकी माँ की लाश पड़ी है। वो लाश की तरफ भागता है। तब एल्बा उसे रोक लेती है क्योंकि ये घर ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही वो डीडेक को पीछे खींचती है पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। एल्बा जानती है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वो डीडेक को लेकर के वापस आने लगती है गुफा में जहाँ पर उसके पिता रिसर्च किया करते थे। बहुत देर के बाद वो लोग चले आते हैं गुफा के अंदर। तब एल्बा सारी चीजों को बाहर निकालती है और कुछ कपड़े और कंबल दे देती है डीडेक को ताकि वो आराम कर सके। सुबह होते ही ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। अब एल्बा आती है अपने घर पर। यहाँ आते ही देखती है कि उसका भी घर तबाह हो चुका है। वो चली आती है फार्म हाउस में और अपना फोन निकाल करके अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन काम नहीं कर रहा। तब वो डीडेक को कहती है कि वो रेडियो चेक करे। खुद लैपटॉप चेक करती है तो लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और कॉल करना शुरू कर देती है अपने पिता को, लेकिन दारा फोन नहीं उठा रहा। तब एल्बा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अब कैसे भी लोगों को ढूंढना चाहती है और पता लगाना चाहती है कि यहाँ पर और भी कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो पूरे शहर में घूमने लगते हैं, उन्हें कहीं कोई भी नजर नहीं आता। तभी डीडेक जाता है एक पुलिस वाले की गाड़ी के पास और डिक्की में से एक बंदूक को बाहर निकालता है। जैसे ही एल्बा इस चीज को देखती है वो उसे रोक देती है और बताती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। एल्बा की नजर पड़ती है एक स्कूटर पर। वो बैठ जाती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तब डीडेक पीछे से धक्का देने लगता है। तब स्कूटर जाकर के टकरा जाता है एक पत्थर से और एल्बा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते समय एक मेटल से जख्म हो जाता है उसके पेट पर। तब इन्हें ना चाहते हुए भी घर वापस आना पड़ता है। एल्बा अपने जख्मों को साफ करती है और फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने पिता की पूरी डायरी को देखती है और डायरी पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पिता बिल्कुल सच बोल रहे थे कि प्रकृति हमें कोई संदेश देना चाहती है। वो फोन में इन सारी बातों को रिकॉर्ड करती है और कहती है कि वो बहुत ही हेल्पलेस है। पहले अगर कुछ भी होता था तो लोग मदद के लिए आते थे, अब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। रात में डीडेक आता है उसको देखने के लिए। वो देखता है कि धीरे धीरे हालत खराब हो रही है एल्बा की। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एल्बा जवाब भी नहीं देती। तब वो उसके जख्मों को देखता है। देखते ही उसे पता लग जाता है कि एल्बा को इन्फेक्शन हो गया है। तब एल्बा कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। डीडेक कहता है कि मैं लाने जा रहा हूँ, मगर एल्बा उसे रोक देती है। कहती है कि बाहर बहुत ही खतरा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। तब डीडेक अकेले ही निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसे भी डर लगता है। वो कभी भी अकेले रात में बाहर नहीं निकला, लेकिन एल्बा की जान बचाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। वो
हिम्मत जुटाता है और चला जाता है। सुबह सुबह वो दवाई भी लेकर के आ जाता है और एल्बा को सुबह होते ही दवाई भी दे देता है। उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और बाहर आकर के अपने पुराने घर को देखता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर चला जाता है गैराज में उस ट्रैक्टर को देखने के लिए जिसे ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्बा की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका जख्म ठीक हो गया है। जैसे ही डिडैक इस चीज को देखता है वो एल्बा को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश है कि एल्बा ठीक हो गई। तब एल्बा उसे कहती है कि क्या मेरा जख्म पूरे तरीके से ठीक हो गया है? डिडैक देख करके कहता है कि हाँ, लेकिन अब वहाँ पर एक स्कार है। एल्बा कहती है मुझे स्कार अच्छे लगते हैं और टैटू भी, क्योंकि वो आपके बारे में कहानी बताते हैं। रात होते ही एल्बा फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कैसे भी बार्सिलोना जाना है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जब डिडैक उठता है तब वो देखता है कि एल्बा गायब है। तभी उसकी नजर पड़ती है बेडशीट पर। वो देखता है कि बेडशीट पर खून लगा हुआ है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि एल्बा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो साइकिल उठा करके चारों तरफ ढूंढने लगता है एल्बा को। तब थोड़ी देर के बाद उसे एल्बा नजर आ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब एल्बा कहती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ? तभी उसकी नजर पड़ती है एल्बा के थाइस पर। वो देखता है कि वहाँ पर भी खून लगा हुआ है। वो समझ नहीं पाता। कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पैरों पर खून लगा हुआ है। एल्बा कहती है क्योंकि मेरे पीरियड चल रहे हैं। डिडैक को यह बात समझ में नहीं आती कि पीरियड्स क्या होता है। तब एल्बा उसे पूरी बात बताती है। तब डिडैक कहता है कि इसका मतलब तुम बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो। एल्बा कहती है कि हाँ। तब डिडैक कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? तब एल्बा बात घुमा देती है और पानी से मजाक करने लगती है डिडैक से। तब डिडैक उसके छाती को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बा उसे रोक करके कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग वापस चले आते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम डिडैक को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है। वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही एल्बा इन आवाजों को सुनती है वो भागते हुए आती है उसके पास और कहती है कि तुम्हें यह बंदूक कहाँ मिला? डिडैक कहता है पुलिस वालों की कार में। वो कहती है कि इसे ले जाकर के वापस रख दो। डिडैक कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं घर का मर्द हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। एल्बा कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है। मगर डिडैक नहीं मानता। वो चला जाता है अपने हाथ में बंदूक लेकर के। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। एल्बा अब समझ चुकी है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। वो अपने पिता के सर्वाइवल गाइड को पढ़ती है, कैसे पौधे उगाते हैं और कैसे बाकी चीजों को संभालते हैं। यहाँ पर सबकी जानकारी है। ये लोग अब आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। एल्बा सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है जो भी उसके साथ होता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते कई सालों का वक्त बीत जाता है। हम डिडैक को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और वो भी बहुत अट्रैक्टिव। जब भी एल्बा उसे देखती है उसे आकर्षण महसूस होता है, लेकिन वो इस फीलिंग को डिनाई करती है। वो कभी अपने मन में नहीं आने देती कि वो आकर्षित हो रही है डिडैक के प्रति। डिडैक भी एल्बा से आकर्षित होता है, लेकिन उसे इसका मतलब ही पता नहीं है। एक दिन एल्बा नीचे होती है और डिडैक छत पर होता है। वो अपने दूरबीन से अगल बगल में देख रहा होता है। तभी एल्बा कपड़े बदलने लगती है और डिडैक इस चीज को देख लेता है। एल्बा का शरीर उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन डिडैक को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है और उसे क्या करना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। एल्बा जब भी कुछ करती है वो मदद मांगती है डिडैक से। जब ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तब डिडैक को बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं, लेकिन वो इसका मतलब नहीं जानता। एक दिन जब ये दोनों एक पास होते हैं तभी डिडैक किस कर लेता है एल्बा को और यहाँ से भाग जाता है। एल्बा मुस्कुराती है। रात होते होते यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान चला आता है। इनका पूरा गार्डन बर्बाद हो चुका है। एल्बा बाहर गार्डन को ठीक करने आती है। तब उसके पीछे पीछे डिडैक भी आता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें महसूस होता है कि इनका पूरा का पूरा गार्डन तबाह हो चुका है। एल्बा कहती है कि हम सुबह होते होते यहाँ से निकल जाएंगे बार्सिलोना के लिए। सुबह होने के बाद वो फोन में सारी बातें रिकॉर्ड करती है। तभी डिडैक यहाँ पर ट्रैक्टर को लेकर के आ जाता है जिसे अब उसने ठीक कर दिया है। एल्बा इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है और डिडैक को गले से लगा लेती है। ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं बार्सिलोना के लिए। कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही डिडैक जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है और एल्बा बार बार अपने पिता को कॉल करती है कि वो कहीं भी हो तो इनकी आवाज सुन ले, लेकिन दारा अपना फोन नहीं उठाता। तब निराश हो जाती है एल्बा और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब उसके पिता जिंदा नहीं है, उसे और उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए। डिडैक उसे समझाता है और कहता है कि इतनी जल्दी हमें हार नहीं माननी है, हम उन्हें ढूंढते रहेंगे। फिर ऐसे ये लोग पूरे शहर में घूमते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग आते हैं बार्सिलोना के स्टेडियम में और अंदर दाखिल हो जाते हैं। डिडैक पूरे स्टेडियम को देखता है जो अब पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। वो फुटबॉल निकाल करके खेलने लगता है। तब एल्बा ऑडियंस में बैठ करके उसके लिए चीयर करती है। डिडैक अपने पहले गोल को मारने जाता है। तब एल्बा कहती है कि मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगी। वो जैसे एक गोल मारता है एल्बा रिकॉर्ड कर लेती है और डिडैक सेलिब्रेट करने लगता है अपने टी शर्ट को ऊपर करके। तब एल्बा बड़े ही ध्यान से उसके बॉडी को देखती है और आकर्षित होने लगती है। एक वक्त के बाद उसका फोन नीचे गिर जाता है। ये दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले एल्बा दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फोन उठा करके ये लोग वापस आ जाते हैं। रात होने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। तब एल्बा बात करने की कोशिश करती है डिडैक से। वो डिडैक को कहती है कि मुझे पता है ये आकर्षण क्या है, हम दोनों इससे नहीं भाग सकते। हम जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है हमारे लिए। इतना कहने के बाद वो
डिडेक को किस करती है तब ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है। अब ये हमेशा ही खुश रहते हैं और एक साथ रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है ये लोग समंदर के किनारे एक घर बनाते हैं और जरूरत की सारी चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। तब एल्बा एक दिन डिडेक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। डिडेक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एल्बा लाइब्रेरी से सारी किताबें लाती है ताकि उसे पता लग सके कि डिलीवरी कैसे करना है और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। डिडेक एक एक करके खिलौने लाता है अपने होने वाले बच्चे के लिए। एक रात जब एल्बा अपने पिता के नोट्स को देख रही होती है तभी उसके पेट में दर्द महसूस होता है। एल्बा यहाँ से निकल करके जाती है डिडेक के पास और बताती है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है। तब डिडेक भी तैयार हो जाता है। वो उसे आराम से लिटाता है और ये दोनों मिल करके डिलीवरी करते हैं। एल्बा को एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। इसके पैदा होने के बाद ये लोग बहुत खुश हैं। दिन रात ये लोग उसके साथ ही रहते हैं और ध्यान रखते हैं। तभी एक दिन एल्बा समंदर में एक बोट को देखती है। बोट देख करके वो चिल्लाने लगती है। उसे लगता है शायद समंदर में कोई है। वो डिडेक को भी बुलाती है लेकिन समंदर की तरफ देखने के बाद डिडेक कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीट हैं दोनों एक साथ। मगर एल्बा नहीं मानती। उसे लगता है कि शायद बोट में उसके पिता है। तभी उसकी नजर पड़ती है समंदर के किनारे। वो एक आदमी को देखती है। उसे लगता है कि ये दारा है। भागती हुई जाती है उस आदमी के पास मगर ये दारा नहीं होता। फिर भी ये लोग उसे उठा करके लाते हैं घर पर। थोड़े समय के बाद इस आदमी को होश आ जाता है। इसका नाम है सर्गी। सर्गी बात करता है इन दोनों से। कहता है कि मैं तुम लोगों को देखने के बाद बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं अकेला ही इंसान जिंदा बचा हूँ। मैं एक आइलैंड पर रहता था। जब भी मौका मिलता था मैं बोट को लेकर के लोगों को ढूंढने निकल जाता था। आज मेरा ढूंढना सफल हो गया। मैं अब अपने बोट पर वापस जा सकता हूँ। इन बातों को सुनकर के एल्बा कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन डिडेक को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कुछ भी नहीं बोलता। सर्गी भी ये बात समझ जाता है। वो कहता है कि मैं बोट पर ठीक हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जाते समय वो इन दोनों से कहता है कि मैं कितने समय से किसी इंसान से गले नहीं मिला, क्या मैं तुम दोनों से गले मिल सकता हूँ। तब ये लोग उससे गले मिलते हैं। गले मिलते समय वो फूट फूट कर रोने लगता है। तब ये लोग उसे यहीं पर रख लेते हैं। वो इन्हें तरह तरह की चीजें सिखाता है क्योंकि सर्गी की सर्वाइविंग स्किल बहुत ही अच्छी है। डिडेक उससे बहुत सारी चीजें सीखता है। लेकिन जब भी सर्गी एल्बा के करीब जाता है ये बात डिडेक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन जब एल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तब सर्गी उसे छुप करके देख रहा होता है। डिडेक उसे जाकर के पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सर्गी कहता है कि बस मैं एल्बा को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उसके लिए हनी लेकर के आया हूँ। वो बच्चे को दिन भर दूध पिलाती है, इससे उसे बहुत दर्द होता होगा। हनी उसके लिए अच्छा है। वो एल्बा को हनी देता है। तब एल्बा उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अब डिडेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि तुम्हारा बोट अब तैयार हो चुका है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। ये बात सर्गी को अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तब एल्बा उसे रोकने की कोशिश करती है। सर्गी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे बोट पर चलो, ये मेरी तरफ से शुक्रिया अदा होगा तुम लोगों के लिए। तुम लोगों ने अपने घर पर मुझे इतने दिन रखा, मैं तुम्हें बोट पर रखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तब एल्बा मान जाती है। ये दोनों बोट पर चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। सर्गी कहता है कि रात में यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। डिडेक को यह बात अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो एल्बा के लिए रुक जाता है। रात होते ही सर्गी प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाता है। फिल्म को देखने के बाद एल्बा चकाचौंध हो जाती है। बहुत सालों के बाद उसने फिल्म देखी है। फिल्म देखते देखते ये लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले डिडेक की आंख खुलती है। वो देखता है कि घर से वो लोग बहुत दूर आ गए हैं। वो समझ जाता है कि सर्गी उनके साथ घपला करने की कोशिश कर रहा है। वो एल्बा को उठाने जाता है। तभी सर्गी हमला करता है उसके सर पर और डिडेक गिर जाता है समंदर में। यह आवाज सुनने के बाद एल्बा भी जग जाती है। वो देखती है कि डिडेक पानी में गिर गया है तो वो भी उसके पीछे कूद जाती है उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो उसे पानी से ऊपर लेकर के आती है। तब देखती है कि सर्गी यहाँ से जा चुका है काई को लेकर के। ये दोनों घर वापस चले आते हैं लेकिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इन लोगों ने अपने बच्चे को खो दिया। इन्हें ये बात भी पता नहीं कि सर्गी उनके बच्चे को लेकर के कहाँ गया होगा। अब ये लोग पता लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर सर्गी कौन से आइलैंड पर रहता है और डिडेक बोट को ठीक करता है। इनके पास एक बोट पड़ी हुई थी। तभी एल्बा को याद आता है कि आदमी अपने साथ शहद लेकर के आया था। ये लोग ऐसे आइलैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं जहाँ पर ज्यादा शहद होती है। ये सारी बोटेनिकल बुक्स को पढ़ने लगते हैं। फाइनली इन्हें पता लग जाता है आइलैंड के बारे में। तब अपने बच्चे को वापस लाने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। बहुत दिन के बाद ये लोग पहुंचते हैं आइलैंड पर। डिडेक अपने साथ एक बंदूक लेकर के आया है। आइलैंड में दाखिल होते ही इन्हें काई के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तब ये दोनों दौड़ने लगते हैं। नजदीक आकर के ये दोनों रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि इनका बच्चा कहाँ पर होगा। तभी इनकी नजर पड़ती है सर्गी पर। एल्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो डिडेक को कहती है कि इसे मार दो। डिडेक कहता है कि मुझे लगता है ये आदमी अकेला नहीं है यहाँ पर, अगर हमने इसे मारा तो खतरा बढ़ जाएगा, पहले हमें सारी चीजें देखनी चाहिए। वो लोग देखते हैं कि सर्गी जा रहा है अपने फार्म की तरफ। डिडेक कहता है कि मैं सर्गी के पीछे जाता हूँ। वो एल्बा को भेज देता है काई के पास। एल्बा पहुंचती है जैसे ही काई के पास, वो देखती है कि उसे पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। वो पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। वो अगल बगल में चाबी ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ डिडेक ऐसे ही खड़ा है। तब उसके पास एल्बा आती है और कहती है कि हमारे बच्चे को उसने पिंजड़े में बंद करके रखा है। डिडेक कहता है कि ये बंदूक लेकर के तुम यहीं पर खड़ी रहो और ध्यान रखो सर्गी का। मैं जाता हूँ काई के पास उसे बाहर निकालने के लिए। वो वापस चला आता है। बहुत देर तक यहीं पर खड़ी रहती है एल्बा, लेकिन जब
जब उसे काई के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है तब वो वापस मुड़ जाती है। इसी समय सर्गी उसे पकड़ लेता है। तब यहाँ पर डिटेक्ट आता है। वो देखता है कि सर्गी ने बंदूक तान करके रखा है एल्बा पर। सर्गी जैसा कहता है अब एल्बा वैसे ही करता है। सर्गी इन दोनों को बांध देता है। वो डिटेक्ट को कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ ऐसा कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। एल्बा कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो तब हम लोग एक साथ रह सकते हैं। सर्गी रुक जाता है और वो आजाद कर देता है एल्बा को। लेकर के जाता है नीचे। वो एल्बा को कहता है कि तुम्हें बार बार बच्चे को रुलाना पड़ेगा जब भी मैं कहूँ। जब वो रोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई मधुर संगीत सुन रहा हूँ। इतना कहते ही वो चाबी दे देता है एल्बा को। तब वो काई को दूध पिलाने लगती है। सर्गी घूर करके देखता है एल्बा को। ये बात एल्बा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब सर्गी चला आता है ऊपर। तभी एल्बा काई को लेकर के भागने लगती है। सर्गी इस चीज को देख लेता है मगर वो एल्बा के पीछे नहीं भागता। वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है डिडेक को। तब एल्बा रुक जाती है। दूसरी तरफ डिडेक बेहोश हो जाता है। तब सर्गी आता है एल्बा के पीछे। उसे जल्दी ही बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज की तरफ भागता है। जब वो आवाज के पास पहुंचता है तब देखता है कि एल्बा ने उसे चकमा दिया है। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बजा करके रखी थी। सर्गी भाग करके वापस आने लगता है। तभी हम एल्बा को देखते हैं जो डिडेक के पास वापस आ चुकी है और उसे छुड़ा रही है। तब डिडेक कहता है कि वो चाकू मुझे दो। तभी यहाँ पर सर्गी आ जाता है। एल्बा उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन अब सर्गी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एल्बा को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इतना कहते ही वो उसके पैर में गोली मार देता है। तब तक डिडेक ने अपने आप को आजाद कर लिया होता है। वो पीछे से आकर के स्टैब कर देता है सर्गी को। तब सर्गी उससे लड़ने लगता है। एल्बा बंदूक उठा करके धमकी देती है सर्गी को, मगर सर्गी उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद डिडेक एक औजार से हमला करता है सर्गी पर। तब सर्गी उसे गोली मार देता है, लेकिन सर्गी भी घायल हो गया है। डिडेक ने उसे इतनी जोर से मारा है कि सर्गी की मौत हो जाती है, मगर डिडेक को भी गोली लगी है। वो घायल हालत में जाता है काई के पास और उसे आखिरी बार गले से लगाता है। तभी यहाँ पर एल्बा आ जाती है और डिडेक गिर जाता है नीचे। एल्बा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डिडेक अपना दम तोड़ देता है। तब एल्बा फूट फूट के रोती है। जैसे ही रात होता है एल्बा डिडेक के लाश को बहा देती है समंदर में और अपने बच्चे को लेकर के आ जाती है वापस। समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने कई साल बाद का दृश्य आता है। हम काई को देखते हैं जो बड़ा हो गया है। वो अपने पूरे घर में फुटबॉल खेलते रहता है। तब एल्बा उसके पास आती है और फोन में उसके पिता की वीडियो दिखाती है। अपने पिता को देखने के बाद काई बहुत खुश है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।